हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका एक नया दिलचस्प प्रोग्राम, जिसके अभी आप 2-3 प्रोग्राम देख चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस। इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको पूरी दिखाई जा रही है जो आजकल पूरे भारत में एनआरसी, सीएए और अब एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, जो एक नए किस्म की साजिश बताई जा रही है। गृह मंत्री कुछ कह रहे हैं और मंत्रालय की रिपोर्ट कुछ कह रही है। मंत्री जी कह रहे हैं कि एनआरसी का एनपीआर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन लेना देना है, देश समझ रहा है। ऐसा नहीं है कि देश के लोग आंखें बंद करके सब कुछ यकीन कर लेंगे, क्योंकि इस वक्त ऐसा लगता है कि यकीन ही ख़त्म हो गया है। अभी जो ये आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे, ये नई दिल्ली में जोरबाग के पास एक दरगाह शाह मर्दा है। यहाँ अक्सर कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती हैं जो किसी ना किसी तरह से मुस्लिम इश्यूज़ पर या माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ पर या दलितों और मुस्लिम के मिले जुले इश्यूज़ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस 26 दिसंबर को हुई है, थर्सडे को। वो आप देख रहे हैं, जिसमें महमूद प्राचा, जो बड़े वकील हैं जाने माने, जिनको हम अक्सर आपके सामने लाते हैं, वो भीम आर्मी के लीगल एडवाइज़र भी हैं। उसके अलावा अंजुमन हैदरी, जो दरगाह शाह मर्दा और यहाँ की वक्फ प्रॉपर्टीज़ का मैनेजमेंट देखती है, उसमें जनरल सेक्रेटरी हैं बहादुर अब्बास नकवी, और उनके अलावा जो पार्लियामेंट की मस्जिद है उसके इमाम हैं मौलाना हबीबुल्लाह नदवी साहब, वो। और यहाँ दरगाह शाह मर्दा के नज़दीक एक कनाती मस्जिद के शाही इमाम हैं मौलाना कासिम जैदी साहब, वो इसमें बोले हैं। ख़ास तौर पर महमूद प्राचा ने जो कुछ बोला है वो आप ज़रूर सुने, और बहादुर अब्बास ने और मौलाना ने ये हम आप तक पहुँचा रहे हैं। हमारी कोशिश है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के प्रोग्राम में जो ख़बर है और दर्शक है, उसके बीच की दीवारें तोड़ दी जाएं। एडिटिंग में जिस तरह से काट छांट करके लोगों तक खबर पहुंचती है, हम उसको ख़त्म करके आपको पूरी खबर दिखा रहे हैं, ताकि आपको इशू को बारीकी से समझने का मौका मिले। आज हमारी ये एक अंजुमन हैदरी, जो हमारी एक एसोसिएट है, उसने कल उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार की बर्बरता और कानून की धज्जियां उड़ा के जो हमारे SC, ST, OBC, मुस्लिम और अन्य धार्मिक जो माइनॉरिटीज़ हैं, धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उसके साथ जिस प्रकार से जुल्म का कहर बर्पा कर रखा है, उसके लिए हम लोग बहुत चिंतित हैं। सभी अम्बेडकरवादी देश के बहुत चिंतित हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब भी चिंतित हैं, और संविधान सुरक्षा समिति अंजुमन हैदरी के साथ मिलके और दूसरी जितनी भी तंजीमें हैं, स्टूडेंट यूनियंस हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया, JNU, इन सभी लोगों ने इसका समर्थन किया है कि हमें उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के जो DGP हैं और वहाँ के जो दूसरे IAS ऑफिसर्स हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, जो इस प्रकार की कानून की धज्जियां उड़ाकर जुल्म कर रहे हैं हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उसके खिलाफ यहाँ तक कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी उसका संज्ञान लेना पड़ा और उनको नोटिस जारी करना पड़ा। तो इस प्रकार की जब बर्बरता चल रही है, तो इस योगी सरकार के ऊपर अंकुश लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी से कल एक पीसफुल मार्च करके, और ये पीसफुल मार्च जैसा चंद्रशेखर साहब ने, संविधान सुरक्षा समिति के जो कन्वीनर हैं, और हमने जो कॉल दी थी कि अब के बाद जो भी प्रोटेस्ट होंगे हमारे, वो हाथ बांध के होंगे, ताकि RSS के लोगों को, मनुवादी लोगों को, और जो मनुवादी ताकतें हमारी पुलिस फोर्स में भी घुसाई हैं और दूसरे अफसरों, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उसमें भी घुसाई हैं, उनको किसी भी प्रकार से इसमें शरारती तत्व घुसाने का या शरारत करने का मौका ना मिल सके। क्योंकि सभी अम्बेडकरवादी हाथ बांध के कल पीसफुल मार्च करेंगे और एक ज्ञापन देंगे माननीय प्रधानमंत्री को कि वो तुरंत एक तो योगी सरकार का योगी जी से इस्तीफ़ा लें, क्योंकि वो उनकी पार्टी के
चीफ मिनिस्टर हैं, उनके राज में लॉ एंड ऑर्डर तो फेल था ही, औरतों, बच्चियों की और किसानों की और नौजवानों की ज़िंदगियां तो ख़तरे में थी ही। कितने उन्होंने झूठे एनकाउंटर कर दिए, कितने वहाँ पे बलात्कार हुए, लेकिन अब जो है उन्होंने सारी जो हदें हैं संविधान की वो पार कर दी हैं, कानून की सारी हदें पार कर दी हैं, और वो एक क्रिमिनल की तरह, एक गैंगस्टर की तरह पुलिस फोर्स के जो उनके अफसर हैं, जो उनकी मिलीभगत से काम कर रहे हैं, उनके साथ मिलकर एक गैंगस्टर की तरह जो है वो उत्तर प्रदेश की जनता पे और SC/ST और OBC और दूसरी माइनॉरिटीज़ की जो लोग रहते हैं उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं। उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री जी से हम सब लोग एक बार निवेदन करना चाहते हैं, क्या पता गुड सेंस माइट प्रिवेल ओवर आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। तो हम हर हाल में प्रधानमंत्री जी को भी एक मौका देना चाहते हैं, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे उनके खिलाफ और उन सभी अफसरों के खिलाफ जो इस प्रकार का कानून तोड़ के ये जो जुल्म किए जा रहे हैं, घरों में घुस के औरतों को मारा जा रहा है, घरों में घुस के सामान छीने जा रहे हैं, और इस प्रकार के गैर कानूनी जो एडवर्टीजमेंट निकाले जा रहे हैं, उसको हम अदालतों में भी चैलेंज करेंगे। और हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि जो अफसर और सीनियर अफसर, हम उनको चिन्हित कर रहे हैं। सभी लोगों से हमने अपील की थी और हमारे पास उस तरह की वीडियो भी आ रही हैं जहां सीनियर अफसर और दूसरे अफसर कानून की धज्जियां उड़ाकर क्राइम्स कर रहे हैं, एक तरह से घरों में घुस के लोगों को मार रहे हैं, कानून के खिलाफ जाके गोली चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं और लूट मार कर रहे हैं जो पुलिस के अफसर। हम उनकी वीडियोज़ बना रहे हैं और हम उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन में भी और उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट में भी रिट डाल के उनके खिलाफ FIR दर्ज कराएंगे और उनको अरेस्ट कराने के लिए सभी कानूनी प्रक्रिया का इस्तेमाल करेंगे। और 2022 में जो भी सरकार आएगी उससे भी हम ये इंश्योर करेंगे कि ये अफसर कम से कम नौकरियों पे ना रह पाएँ, क्योंकि ये संविधान को नहीं मानते, ये भारत के कानून को नहीं मानते, ये सिर्फ गलत जो संविधान के विरुद्ध जो योगी जी आज ऑर्डर्स दे रहे हैं क्राइम करने के, ये उसको मानते हैं। तो इनको किसी को भी अफसर को हम अफसर नहीं रहने देंगे, कानून की प्रक्रिया से इनको जेल भी भिजवाएंगे और इनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होंगी, आज जो ये लोगों के साथ लूटमार कर रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ रहे हैं, तो इन अफसरों की पब्लिक जो इनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज़ होंगी उनसे भी रिकवरी करके जिन हमारे SC/ST OBC और माइनॉरिटी के दूसरे भाइयों का नुकसान हुआ है जान और माल का, उसमें कॉम्पनसेशन भी दिलवाएंगे कोर्ट के माध्यम से। तो ये हमारा कल 1:30 बजे हाथ बांध के यहाँ से दरगाह शाह मर्दा से ही प्रोटेस्ट जारी होगा। हम पीसफुली हाथ बांध के प्रधानमंत्री जी के निवास स्थान पर जाएंगे 7 RCR पे और एक ज्ञापन उनको देंगे जिसमें मांगे यही होंगी। पहली मांग कि योगी जी का इस्तीफा लें। दूसरा, तुरंत ये जो गैर कानूनी काम, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम, एंटी अंबेडकर साहब के जो काम हो रहे हैं पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा, उसको रोकें। तीसरा, CAA, NRC और NPR सॉरी, इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि अब याद रखने में भी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक गलती के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। तो CAA, NRC और NPR, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसको तुरंत वापस लें। ये गैर कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये, और इसकी कोई भी संवैधानिक वैधता नहीं। हम ये भी अपील कर रहे हैं NPR से, आप सभी लोग समझ लें कि NPR के बगैर NRC नहीं हो सकती, और NPR में सहयोग अगर कोई ना दे, कोई अफसर इसकी कार्रवाई में सहयोग ना करे, तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, कानून में कोई प्रावधान नहीं है। और कोई भी देश का नागरिक इसमें सहयोग ना करे तो उसमें भी कोई प्रावधान नहीं है, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। तो हम सभी अफसरों से भी ये निवेदन करते हैं, कानून पढ़ लें अपने आप ध्यान से, और सभी नागरिकों से भी करते हैं कि NPR में बिल्कुल सहयोग ना करें, ये आपका कानूनी हक है इसमें सहयोग न करना। दूसरी बात यह है कि हम विभिन्न सरकारों ने NPR पे इम्प्लीमेंट करने से मना कर दिया है, तो हम जो दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल जी की सरकार है, उनसे भी हमने कल रात को शाहीन बाग से एक ऐलान भी किया था कि वो 48 घंटे के अंदर अंदर NPR NRC में सहयोग करने से मना कर दें, लागू करने से मना कर दें, नहीं तो हमें उनके खिलाफ भी जनता से निवेदन करना पड़ेगा कि उनके खिलाफ भी जनता उठ खड़ी हो, क्योंकि ये लाइन इस वक्त खिंची हुई है, साफ लाइन होनी चाहिए, कोई इसमें धुंधलापन नहीं होना चाहिए। जो बाबा साहब की तरफ है,
जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तरफ है, भारत के संविधान की तरफ है, वो इस तरफ आ जाए। जो भारत के संविधान के खिलाफ है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है, वो लाइन से उस तरफ चला जाए, वो मनुवाद की तरफ चला जाए, हम अंबेडकरवाद की तरफ रहेंगे। यही जो हमारा पास मैसेज है चंद्रशेखर आज़ाद साहब का भी, जो इस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस दौर में सबसे प्यारे बेटे हैं और सबसे जुझारू बेटे हैं, सबसे बहादुर बेटे हैं और सबसे ज़्यादा वो जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है उस पर पालन करने की चेष्टा कर रहे हैं। धन्यवाद। एक क्वेश्चन था, बिजनौर में योगी आदित्यनाथ की जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं उनको डायरेक्शन मिली है कि जो हिंदू प्रोटेस्टर्स इंजर्ड हुए हैं उनसे मिलने जाएं, और जो यूपी के मिनिस्टर्स हैं उन्होंने मना कर दिया कि वो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स जो घायल हुए थे उनसे मिलने नहीं जाएंगे। देखिए, इसमें आप समझ लीजिए, योगी आदित्यनाथ जी जब हिंदू का शब्द इस्तेमाल करते हैं तो उनका मतलब होता है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को मिलने जाए। हमारे कानपुर में एक हमारे एससी भाई को गोली मार के पुलिस ने मारा कानपुर में, तो उसके घर तो योगी जी कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि लाइन साफ खिंच गई है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को बोलते हैं वो हिंदू, बाकी सबको तो आप सब लोग जानते ही क्या बोलते हैं, मैं उस शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहता। तो वो इशारा उनकी तरफ है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य यदि किसी ने लूटपाट करते हुए किसी को चोट लग गई या आग लग गई, उन्हीं के हाथ से अगर आग लगाएंगे तो खुद का हाथ भी चलता है, तो उनके घरों पे जाए मंत्री। हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़, जिसमें दूसरी माइनॉरिटीज़ जिसमें मुस्लिम भी शामिल हैं, उसमें तो वो मना करेंगे इन सबसे मिलने, हमें कोई इसमें आश्चर्य नहीं है। हम लोग अम्बेडकरवादी हैं, वो मनुवादी हैं, तो ये तो लड़ाई साफ है। सर, कल अरुंधति रॉय ने भी ये बात कही थी NPR पे कि उन्होंने सिटीजन्स को बोला कि कोऑपरेट ना किया जाए, और अगर नाम पूछे जाए तो गलत नाम बता दी जाए, गलत डेटा प्रोवाइड किया जाए। तो आप इस पे सहमत हैं कि नहीं है? नहीं, देखिए, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ और मैं ये साफ करना चाहता हूँ। अरुंधति रॉय साहिबा जो हैं वो एक बहुत ही ज़हीन लेडी तो हैं, मगर कोई भी कानूनी अफसर आता है तो हम उसको झूठ नहीं बोल सकते। हम ये कह सकते हैं कि आपको हम नहीं सहयोग देंगे। तो अरुंधति रॉय साहिबा से भी मैं ये निवेदन करूँगा कि वो अपनी अपील को थोड़ा सा दुरुस्त कर लें। कानून में कोई प्रावधान नहीं है कि अगर हम इसमें कोऑपरेट नहीं करते तो कोई हमारे पर ज़बरदस्ती नहीं है कानून की, तो ये हमारा हक है कि हम उनसे मना कर दें हाथ जोड़ के कि आप हमें कानून का प्रावधान बता दें, तो हम अपना नाम और पता बताएंगे। यदि आप कोई कानून का प्रावधान नहीं बता सकते हमें बाध्य करने का, तो हम नहीं बताएंगे। और यही बात मैं अफसरों से भी कह रहा हूँ, जो सिटीजनशिप एक्ट है और 2003 के जो रूल्स हैं वो सब अफसर भी और सब नागरिक ध्यान से पढ़ लें। मैं जो बात कह रहा हूँ कानून की के संगत बात कह रहा हूँ, और अरुंधति राय साहब ने बेसिकली जो कॉन्सेप्चुअली ठीक कहा है कि इसमें सहयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसको इस तरीके से इसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन नाम गलत बताना एक कानूनी जुर्म होता है। अगर कोई भी अफसर पूछता है वो एक कानूनी प्रक्रिया है, गलत नाम ना बताएं, किसी भी हालत में मना कर दें नाम और पता कुछ भी बताने से। वज़ीर आज़म को आप मेमोरेंडम देंगे तो आप क्या पूरी तरीके से उम्मीद है इसमें कि वो आपकी बात सुनेंगे? देखिए, हमें उम्मीद सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से है और किसी से संविधान के अलावा हमें किसी पे भरोसा नहीं है, और हम बाबा साहब के मानने वाले हैं। बाबा साहब ने जो ये प्रक्रिया बनाई है कानून में, उस प्रक्रिया से प्रधानमंत्री जी चुन के आए हैं, तो हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम प्रक्रिया सारी फॉलो करें। हमें उम्मीद बहुत कम है प्रधानमंत्री जी से कि वो योगी जी को हटाएंगे या नहीं हटाएंगे। जब उनकी पॉलिटिकल कोई इंटरनल राजनीति होगी तब तो शायद हटा दें, लेकिन जनता की आवाज़ सुन के हमें नहीं लगता वो हटाएंगे, क्योंकि योगी जी के खिलाफ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि करप्शन के चार्जेस बहुत लग रहे हैं। उनके जो MLAs हैं वही उनके ऊपर कह रहे हैं कि इन्होंने लूट मचा रखी है यहाँ पे, और हो सकता है प्रधानमंत्री जी के प्यारे कोई और चीफ मिनिस्टर हो, उनको वो बनाना चाहते हैं, उस वजह से हटाएंगे। लेकिन ये जनता की आवाज़ सुन के हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन एक प्रक्रिया बाबा साहब ने हमें बताई है, तो हम उस प्रक्रिया को पूरी तरीके से पूरी ईमानदारी से फॉलो करेंगे। फिर हम जन आंदोलन तो कर ही रहे हैं पीसफुल तरीके से, वो भी बाबा साहब का दिया हुआ हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है जो हम आर्टिकल 19 के तहत कर रहे हैं। लेकिन हम कानूनी प्रक्रिया जो बाबा साहब ने बनाई हुई है उसको अगर हम फॉलो ना करें तो हम गलती करेंगे। क्या अंजुमन हैदरी इस सिलसिले में अदालत का भी दरवाजा खटखटा सकती है? अंजुमन हैदरी तो ऑलरेडी अदालत का दरवाज़ा खटखटा चुकी है। दिल्ली हाई कोर्ट में उनका केस पेंडिंग है और लोगों के साथ। यहाँ इमाम साहब भी हैं, मुहिबुल्लाह साहब जो हमारी जो पार्लियामेंट की मस्जिद है उसके इमाम साहब हैं, उन्होंने भी ये केस अंजुमन हैदरी के साथ मिलकर डाला हुआ है। वो अभी, और आज मैं अभी जा रहा हूँ UP भवन पे, एक प्रदर्शन हो रहा है बहुत बड़ा, उसमें जा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अब मैं क्या नहीं चल रहा है। बातें हमारे मान्यवर मोहतरम सीनियर एडवोकेट
और इस वक्त संविधान को बचाने के लिए जो चंद्रशेखर आज़ाद साहब ने जो कमेटी, संविधान सुरक्षा कमेटी समिति तश्कील दी है, उसके को कन्वीनर जनाब महमूद पराचा साहब ने आपके सामने खुलकर बातें की। देश एक ऐसी व्यवस्था में पहुंच गया है, एक ऐसी अराजकता फैल गई है कि मासूम बच्चों को इस तरह से निशाना बनाया गया। मोहतरम क़िबला कासिम साहब ने अभी एक बच्चे का फ़ोटो दिखाया जिसकी उम्र बमुश्किल 11-12 साल की होगी, उसके सर से खून बह रहा है और उसे यूपी पुलिस ने बर्बरता का निशाना बनाया है। इसी तरह मुजफ्फरनगर और मेरठ और कानपुर में हमारे वाल्मीकि समाज के एक नौजवान बच्चे को पुलिस ने निशाना बनाया है और वो नौजवान बच्चा अपने घर का अकेला चश्मो चिराग था, उनकी उम्मीदों और उनके मुस्तकबिल का, उनके फ्यूचर का, उनके भविष्य का सहारा था, जिसको ख़त्म कर दिया गया है। आखिर देश में सन 84 में देश के वासियों का कत्ल हुआ। 2002 में गुजरात में मुस्लिम माइनॉरिटीज़ का कत्ल हुआ। यादव का कितने यादव जो है वो उत्तर प्रदेश में कई सौ की तादाद उन नौजवान बच्चों की यादों की है जो जुल्म का शिकार बन चुकी है। राजस्थान में गुजर और मीनाओं का कत्ल हुआ, हरियाणा में जाटों का कत्ल हुआ। आखिर क्या ये देश के बेटे नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूँ, हमारे कश्मीरी पंडित भी पीड़ित हैं, उनका भी दर्द है, लेकिन ये सब भी खून हमारे देश का है। ज़रा इंसानियत से अपने दिल पर हाथ रखकर वो लोग पूछें कि देश के खून को बांटा नहीं जा सकता। हम सब भारत में पैदा हुए हैं, भारत के मूल निवासी हैं। जो लोग तफरीक करेंगे और ऐसे बिल लाएंगे कि जिससे लोगों की आत्मा को, जिससे लोगों के कॉन्फिडेंस को दुख पहुंचेगा, तकलीफ़ पहुंचेगी, तो आप समझ सकते हैं कि उससे देश पर क्या असरात मुरतब होंगे। जो सबसे ख़तरनाक बात हुई है वो ये, किसी भी देश की धरोहर, उसका फ्यूचर, उसका भविष्य स्टूडेंट होते हैं, तालीमी गाहें होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, स्कूल और कॉलेजेस होते हैं। आज 350 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस सब मिलाकर बच्चे और बच्चियां सड़कों पर हैं। वो क्यों हैं? कि वो उनके साथ जिस तरह से एक सलूक किया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, उनके करियर को, उनके फ्यूचर को, उनके भविष्य को ख़त्म किया जा रहा है, तो ये उसके ख़िलाफ़ सड़कों पर है। और इसमें जिस तरह से पुलिस अपने बल का प्रयोग कर रही है, अपनी ताकत का गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रही है, ऐसा लगता है कि जैसे उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही हैं कि कोई भी आवाज़ उठने से पहले दबा दी जाए, चाहे वो मासूम की हो, चाहे वो किसी खातून की हो, चाहे वो किसी SC/ST या किसी की भी हो, सिवाय एक ही आवाज़ के कि सिर्फ हम हैं और हम ही हैं। ये बहुत गलत चलन है। हमें तारीख़ से सबक लेना चाहिए कि दुनिया में जब जब भी मासूमों पर, इंसानों पर किसी ने भी जुल्म किया है, तो फिर ऊपर वाले ने, जो सबका रब है, सबका मालिक है, सबको पैदा करने वाला है, इस धरती और आकाश का बनाने वाला है, वो नाराज़ हो जाता है। और जब वो नाराज़ होता है तो उससे बड़ी ताकत किसी की नहीं होती। फिर वो अपने हिसाब से सबसे बदला लेता है। नेचर, कुदरत इंतकाम लेती है। हमारे देश की ये परंपरा रही है कि जो जीवित हैं हम, तो उन पर भी, उनका भी जो है हक़ समझते हैं कि उन्हें ज़िंदा रहने का और उनको इज़्ज़त देने का हक़ है। ये हम किस दौर में ले जाना चाहते हैं, किस पत्थरों के दौर में हिंदुस्तान को धकेलना चाहते हैं कि हम इंसानों के साथ जानवरों से भी ज़्यादा बुरा सलूक कर रहे हैं। ये अफसोसनाक बात है, शर्मनाक बात है, इंसानियत के ख़िलाफ़ है। इसलिए आज सारा मुल्क
कल भी मेरी कुछ अपने दोस्तों से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि इमाम साहब अगर आज इलेक्शन हो जाए तो आज ये पार्टी 0 पर आ जाएगी। हम इतने दुखी हैं, इतने दुखी हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि जिन चीज़ों को हमने कभी ज़िंदगी में सुना भी नहीं था कि ऐसा भी होगा। हमने तो वोट इसलिए दिए थे कि हम तरक्की चाहते थे, हम अच्छा चाहते थे देश में, लेकिन सिवाय झूठ के, एक झूठ जो सब धर्मों में सबसे बड़ा अपराध है। हमारी सरकारें, मैं किसी खास सरकार को नहीं कहता, लेकिन हमारी सरकारों का बहुत दिनों से ये चलन हो रहा है कि वो इस सबसे बड़े अपराध को करके जनता की सत्ता हासिल करते हैं, झूठ हासिल करके, लोगों को गुमराह करके, सच्चे देशवासियों को गुमराह करके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें कहते हुए ये बहुत फ़ख्र हो रहा है कि देश की ज़मीन से, देश की इस पवित्र धरती से सच्चाई की खुशबू फूट रही है। ये जो मुस्तकबिल के फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं, विमेंस हैं, स्टूडेंट्स लेडीज़ हमारी हैं, इनके किरदार से, इनके कैरेक्टर से सच्चाई की, देश की पवित्र जो पवित्र आत्मा उसकी खुशबू फूट रही है। वो अब कह रहे हैं कि हमें झूठे लोगों से कोई वास्ता नहीं, हम सच्चे लोगों को अब लाना चाहते हैं। और मैं चाहता हूँ, हमारे सबकी ख्वाहिश देश के लोगों की अब ये है, क्या ये अपराधी ही बचे हैं कि देश की सत्ता इनको दी जाए? कितने प्रोफेसर्स, यूनिवर्सिटीज़ के डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, किस किस सेक्टर्स के, उनकी जनरेशन गुजर गई मुल्क की सेवा करते करते, एक नहीं, 2-2, 3-3 नस्लें गुजर गई। वो इस बात के ज़्यादा मुस्तहिक हैं वो बच्चे और वो स्टूडेंट्स हमारे कि उनको देश की सत्ता अब आवाम देना चाहती है, सच्चे लोगों को देना चाहती है। इस झूठ से और इस गुमराह करने से लोग थक चुके हैं। मैं अभी भी ये चाहता हूँ कि होश के नाखून लेने चाहिए उत्तर प्रदेश की पुलिस को, और जो भी ऐसी ताकतें हैं जो इंसानों के दरमियान तफरीक करके आज भी सत्ता का ख्वाब देख रही हैं हमेशा के लिए, उन्हें बाज आ जाना चाहिए। वरना ये जो चक्कर है ये घूमेगा। ये जो नौजवान हैं ये अब बैठने वाले नहीं हैं। ये अब जो सबसे बड़ा अपराध कर रहे हैं, लोग झूठ बार बार बोल रहे हैं, उनसे ये अब अपना हिसाब मांगने के लिए सड़कों पर आ गए हैं। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ देशवासियों को कि खुदा के वास्ते ऐसी राह ना अपनाएं जो इंसानियत के ख़िलाफ़ हो, जो कानून और संविधान के ख़िलाफ़ हो। बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको जोड़ने के लिए कानून बनाया था, और उन्होंने ये बात भी लिख दी थी कि जब इस कानून के द्वारा आने वालों की नीयत अगर ख़राब हो जाएगी तो इस कानून का कोई मतलब नहीं रह जाएगा और देश उसी दिन बैठ जाएगा। ये साफ लिख दी था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारतीय लोग, इससे पहले कि ये कानून की रूह और उसकी आत्मा पर हमला करके इसको ख़त्म किया जाए, मैं समझता हूँ कि देश जाग चुका है, देश के नौजवान जाग चुके हैं। अब वो संविधान के ख़िलाफ़ जो लोग संविधान का नाम लेकर, बाबा साहब अम्बेडकर के कानून का सहारा लेकर सत्ता और इक़्तिदार में आए हैं, उन्हें इंसानों के ऊपर जुल्म करने का कोई अधिकार किसी ने नहीं दिया है। और अगर वो जुल्म करेंगे तो जैसे पराचा साहब, महमूद पराचा साहब अभी फरमा कर गए हैं कि ऐसे अफसरों की शनाख्त की जाएगी, उनकी वीडियो बनाई जाएगी, उनके खिलाफ कोर्ट के माध्यम से, अदालतों के माध्यम से उनके ऊपर केस दर्ज कराए जाएंगे। और तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करती है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ये सब धर्मों का उसूल है, ज़ाब्ता है। मैं इसी पर अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप बोलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा अभी महमूद पराचा साहब ने और मौलाना कासिम रज़ी साहब ने और मौलाना साहब ने बताया कि जो मुजफ्फरनगर में जुल्म हो रहे हैं वो आप सबके सामने हैं। जिस तरीके से जुल्म और बर्बरियत की जा रही है, घरों पे हमले किए जा रहे हैं, लूटपाट की जा रही है, और सबसे बड़ी बात कि खुद पुलिस की वर्दी के लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनकी वीडियोस सबके सामने हैं कि किस तरह पुलिस की वर्दी में लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं। उसके बारे में ये पता चला कि सीएम साहब और डीजीपी साहब का कहना यह है कि पुलिस ने कोई तोड़फोड़ नहीं की है। तो हम यहां से अपील करना चाहते हैं कि ये साबित हो गया कि पुलिस की वर्दी में हथियार बंद आरएसएस के गुंडे खुले घूम रहे हैं और वो वहां पर पुलिस की वर्दी में तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा जुर्म है।
अगर पुलिस ने ये तोड़फोड़ नहीं करी, वो खुद मान रहे हैं चीफ मिनिस्टर, और वीडियोस मौजूद हैं, सबूत मौजूद है कि पुलिस की वर्दी में लोग, हथियारबंद लोग वहां पर तोड़फोड़ कर रहे हैं, तो इमीडिएटली इस मामले पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और उन आरएसएस के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि आखिर ये लोगों को वर्दी कौन प्रोवाइड कर रहा है, हथियार कौन प्रोवाइड कर रहा है, कौन इस ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर हमले करवा रहा है। और इसके साथ ही मैं अपने वहां पर मौजूद मुस्लिम भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि जिस भी मोहल्ले के अंदर ये आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में, पुलिस के हथियार लेकर घुसते हैं, पूरा मोहल्ला, पूरा गांव इकट्ठा हो जाए। सबसे पहले उनसे कहें कि आप दिखाएं, अपने आईडी प्रूफ दिखाएं, आप लोग कौन हैं, और वहां का जो भी पुलिस अफसर है, एसएसपी हो चाहे या वहां के जो भी आला अफसरान हैं, पहले जो भी उस गांव में या मोहल्ले के अंदर दाखिल होने चाहते हैं पुलिस अफसरान, उनकी डिटेल वहां के प्रधान को या वहां के जो भी पंचायत के हेड है, गांव के हेड है या वहां के एमएलए हैं, उनको प्रोवाइड करवाएं। क्योंकि ये साबित साफ हो गया है कि आरएसएस के गुंडे पुलिस की वर्दी में हथियारबंद घरों में घुस रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं। और एक दूसरा रास्ता, दूसरी बात यह है, अगर पुलिस वाले ये काम कर रहे हैं जो वीडियोस में दिखाई दे रहा है, तो ये कानूनन ये उनका काम नहीं है। और चाहे कोई पुलिस की वर्दी में ही क्यों ना हो, चाहे कोई ऑन ड्यूटी ही क्यों ना हो, अगर वो कोई काम जो उसकी ड्यूटीज में नहीं आता है वो कर रहा है, तो वो पूरी तरह इलीगल काम की कैटेगरी में आता है। तो उसको रोकना भी हर हिंदुस्तानी नागरिक की जिम्मेदारी है। जिस तरह गुंडे और चोर को रोका जाता है, बिल्कुल उसी तरह उस पुलिस अधिकारी को जो गैर कानूनी काम कर रहा है, उसको पकड़ना, उसको रोकना, उसको बलपूर्वक उस गलत काम से रोकना, हमारे बाबा साहब ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसके तहत ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस अधिकारी को गलत काम करने से रोकें। तो मैं यहां से अपने तमाम उत्तर प्रदेश में जो मेरे भाई मौजूद हैं और पूरे हिंदुस्तान में जहां पर भी ये जुल्म और बर्बरियत करने के लिए गुंडों का गैंग रात के टाइम दाखिल होता है हथियारबंद और आके कारे तोड़ रहा है, घरों में तोड़फोड़ कर रहा है, तमाम लोग, तमाम हमारे बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोगों की ये ड्यूटी है, ये जिम्मेदारी है कि वो घरों से निकल पड़े और इन गुंडों को पकड़ें और इनसे कहें कि आपका कानूनी काम में क्या है, आप बताएं। आप किसी को गिरफ्तार करने आए, आप अरेस्ट वारंट दिखाएं। आप किसी को पूछताछ करना चाहते हैं, समन दिखाएं, मगर आप ये गुंडागर्दी नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं आपके यहाँ से अपील करना चाहूंगा कि अब हमारे तमाम हिंदुस्तानी भाइयों को उठ खड़ा होने की जरूरत है, तभी ये गुंडे जो हैं बाज आएंगे। अदरवाइज इसी तरह हमारी माँ बहनों को जिस तरीके से मारा जा रहा है, जिस तरीके से उनके हथियार लूटे जा रहे हैं, ये होता रहेगा। उनको जिस तरीके से घरों में जाकर लूटपाट की जा रही है हथियारों के बल पर। इसके अलावा जो मेन मैं बात करना चाहूँगा, कल हम लोग इस तमाम जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ और इस काले कानून के खिलाफ, जो ये एनपीआर है, सीए है, और जो अभी इन्होंने एक नया ये एनपीआर के बहाने से ये वो क्या है कि हम लोग जो है एक, क्योंकि ये फंस गए थे सीए के अंदर, तो इन्होंने गुमराह करने के लिए एनपीआर नाम की चीज़ लेके आए हैं। पहले जो है एनसीआर था, फिर सीए हुआ, फिर अब जो है ये आपको जो है एनपीआर में फंसाना चाहते हैं। तो उसमें मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि एनपीआर में किसी भी तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को प्रोवाइड ना की जाए। कोई भी अधिकारी आता है उसको कोई इंफॉर्मेशन देना हमारे ऊपर मजबूरी नहीं है। अगर कोई पुलिस अधिकारी उसके साथ आता है, कोई आपको मजबूर करता है, आप फौरन 100 नंबर पे फोन कीजिए, पुलिस में कंप्लेंट कीजिए, मगर किसी भी हाल में कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कीजिए। ये हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और इसके अलावा जो चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनको जामा मस्जिद की सीढ़ियों से गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो इस काले कानून के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे, उनको अभी जेल में रखा गया है। तो उनके जेल में जिस तरह उनको रखा गया है उसके हम विरोध में, उसको उनको बाइज्जत बरी कराने के लिए, इमीडिएट रिलीज के लिए
और भी जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में हमारे SC ST भाई हैं, हमारे मुस्लिम भाई हैं, जिनको बेगुनाह नौजवानों को जेलों में डाल दिया गया है, उन सब की फौरी रिहाई के लिए हम लोग यहाँ से अपील करेंगे। और हम प्रधानमंत्री जी को हम जो है कल एक ज्ञापन देंगे जिसमें हमारी डिमांड होगी कि जनाब चंद्रशेखर आज़ाद जी और जितने हमारे भाई जो इस काले कानून का विरोध करते हुए जेलों में बंद हैं, उन सबको तुरंत रिहा किया जाए। इस काले कानून को इमीडिएटली विड्रॉ किया जाए। और उसके अलावा हमारा यहाँ से शाहमर्दा से जो मार्च होगा वो हाथ बांध के होगा, क्योंकि ये देखा गया है कि तमाम प्रोटेस्टों के अंदर खुद पुलिस वाले RSS के एजेंट्स को हथियारबंद पत्थर और अलग अलग लाठियाँ ये सब लेके घुसा देते हैं और वहाँ पर बाकायदा जो है माहौल ख़राब करके जो है अम्बेडकरवादी लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से दरगाह शाहमर्दा से जुमे की नमाज के बाद एक मार्च निकलेगा जो प्रधानमंत्री निवास तक मार्च होगा, जिसके अंदर हमारे SC ST भाई और बहुत बड़ी तादाद में हमें उम्मीद है हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने हमसे रब्ता किया है, जब से ये बात सुनी है उन्होंने कि मार्च हो रहा है, वो भी इसमें शामिल होंगे। तो मैं यहाँ से यही कहना चाहूँगा कि कल हम लोग जो शांतिपूर्ण मार्च करेंगे इसके अंदर हम मोदी जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यहाँ पर जो है अब जो भी आपका RSS का विंग है उसको कहें कि वो इस प्रोग्राम के अंदर कम से कम बिल्कुल कोई शर ना फैलाएं, क्योंकि हम लोग यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, जैसा कि इमाम साहब ने बयान किया और हमारे सीनियर एडवोकेट महमूद पराचा साहब ने, मैं इनकी बातों की तायीद करता हूँ। वाक़ईन इस वक्त उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जहाँ मासूमों का भी ख्याल नहीं किया जा रहा है, बच्चों को और वो ख़वातीन जो बेपर्दा हैं उनके पर्दे का भी लिहाज नहीं रखा जा रहा है, मकान तोड़े जा रहे हैं। मोदी साहब की तकरीर सुनी, उसमें आपने ये फरमाया कि वो जवाब दें, अब क्योंकि आप एक ज़िम्मेदार हैं और मैं एक यानी हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे सवाल करता हूँ कि क्या आपने अपनी पुलिस, अपने इन जवानों को यही तरबियत दी है कि आप जुल्म ढाएं? 80 साल बूढ़ा, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, मासूम बच्चों की ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। इनका गुनाह क्या है? इनका हिसाब किताब कौन देगा? आप पुलिस की तारीफ़ करते हैं जो ऐसा जुल्म ढाते हैं, नहीं, आप ऐसे ओहदे पर हैं। आपकी नज़रों में सबके लिए अच्छी सोच होनी चाहिए और ये बात अलल ऐलान है कि ये अंधा कानून, इसको हम नहीं मानेंगे और ये चलने वाला नहीं है। ये बाबा जी के जो क़वानीन हैं उसके ख़िलाफ़ हैं और उसकी ख़िलाफ़ वर्जी का ऐलान करते हैं। कोई भी बात ऐसी जो बाबा अम्बेडकर ने कानून मुअय्यन किया है उसके ख़िलाफ़ होगी, वो हम कबूल नहीं करेंगे। और जैसा कि महमूद पराचा साहब ने कहा है कि कल हम एक मार्च करेंगे वज़ीर आज़म के हाउस तक, तो बहरहाल हम इसकी तायीद करते हैं। और दूसरे, हम इस बात का भी ऐलान करते हैं कि हमारे बहादुर जवान चंद्रशेखर आज़ाद, उनकी ख़ता क्या है कि उनको बेगुनाह ज़िंदान में रखा है, तिहाड़ पहुंचा रखा है। लिहाजा जहाँ जहाँ भी मेरी यही गुजारिश है और कहना है कि जहाँ जहाँ भी बेजुर्म ख़ता लोगों को जेलों में और थानों में डाल रखा है, इनको रिहा किया जाए और मालो असबाब जो लूटा गया है उसको वापस किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों को ये एक नए किस्म का प्रोग्राम देखने को मिल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप तक खबर
और ख़बर की पूरी स्पिरिट, पूरी डिटेल आप तक पहुँचे। और काफ़ी लोग इसको देख भी रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। मुझे लगता है आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी पसंद की होगी। आखिर में आपसे दरख्वास्त करता हूं कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक करना ना भूलें। और इसके अलावा अगर आपको हमारी ख़बर, हमारे ये कार्यक्रम अच्छे लगें तो आप अपने इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप, फेसबुक सभी पर शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ख़बर, हमारे कार्यक्रम पहुंच सकें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।